1/3 दिल्ली वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1/3 कितनी होती है आप लोग सोच लें। और हमारे लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। जो जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो हम देखते रहे, बोले नहीं, क्योंकि इज्जत माब, आली जनाब, फला 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 और फला हैं, उनके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। वो अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो देख लें, एक तरफ आरएसएस की तलवार है, एक तरफ हमारी भी छोटी मोटी तलवार है, कि आप लोगों के सामने एक समुंदर है चारों तरफ झूठ बोलने वालों का। वो इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं। मैं आरएसएस का वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इनसे कभी भी बात करनी नहीं चाहिए। वो फिक्स्ड हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, उससे नहीं हिल सकते। तो जो भी लोग उनसे बात करने जाएंगे, खास तौर पे बंद कमरे में, वो या तो उनसे कुछ तलबगार हैं उनसे, या फिर धोखा खाने का उन्हें शौक है। हमारा कायद नेता वही है जो गिरफ्तारी देने के लिए लाठी खाने के लिए तैयार है, वरना कोई नेता नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब फी अमान अल्लाह। सिर्फ 5% सबूत जो मैंने प्रोवाइड किए थे, ओपनली बोलता हूं मैं, वो लगाएं तब जेल में हैं ये चेयरमैन साहब दिल्ली के। दिल्ली दंगों में मैंने एक पैसा नहीं लिया किसी से, ठीक, सबसे ज्यादा केसेस मैंने किए, अल्लाह ने कराए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने अपना फोन नंबर, अपना बैंक अकाउंट देके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाम पे पैसे इकट्ठे किए कि मैं दिल्ली दंगों में बांटूंगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अब ये बताइए 409 लगेगी नहीं लगेगी? अब मैं परमानेंटली बैठूंगा। ये हमारे देश के ऊपर आरएसएस का सबसे बड़ा हमला है ईवीएम का। मैं बैठूंगा प्रोटेस्ट में, मैं गोली खाऊंगा। तो आप देख रहे हो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। सब लोग मिलके जल्दी जंतर मंतर पे एक दिन का पहले जलसा रखें और फिर परमानेंट धरना लगेगा कोल से। तो ये काम भी होगा आपके साथ। तो इसीलिए आंदोलन आंदोलन आंदोलन। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन। ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ने जो आज ये बहुत ही अहम नेशनल कॉन्फ्रेंस आज़म कैंपस में बुलाई है, उसमें आप सभी लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों का नाम लिया जाए जिन लोगों ने ये इतनी मेहनत करके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुफियान पठान साहब का, MM सैयद साहब का, डॉक्टर राही काजी साहब का, एडवोकेट अयूब इलाही बख्श साहब का, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब का, डॉक्टर अनवर हुसैन, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, मौलाना अयूब अशरफ़ी साहब का, एडवोकेट सैयद अली अनवर अली साहब का, प्रोफेसर मुनीसा बुशरा साहिबा जो बोली भी हैं यहाँ पे अभी, डॉक्टर लुबना सरवत जब मैं आया तो वो गालिबन खिताब कर रही थी, और खालिद ख़ान साहब का भी, ख़ास तौर पे बिलखुसूस जस्टिस कोलसे पाटिल। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनको यहाँ बुलाना बहुत अहम भी था और मौजू भी था। बहुत आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया कि जस्टिस कोलसे पाटिल को बुलाया, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त
बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी, अच्छा मैं पीठ पीछे तारीफ करना चाहता था लेकिन आ ही गए। हमारे यहाँ पीठ पीछे की तारीफ ज़्यादा अहम मानी जाती है, मगर अब बोलना ज़रूरी है, इसलिए इस मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मैं दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क में जो सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा फितना है आरएसएस का, मनुवाद का, उसको ईमानदारी से, दिल से और अपनी जान हथेली पे लेके बग़ैर किसी डर के मुखालफत करते हैं। इसलिए मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, मैं इनकी दिल से इज़्ज़त। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब शायद आ रहे हैं यहाँ पे, उनका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सबसे बात करने को तैयार हो, आरएसएस और बीजेपी से बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो हमारे मुल्क की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों से के साथ मिलकर जो संविधान और आइन बनाया था, जिसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते ही नहीं अगर मुसलमान उनको नहीं भेजते, अपनी एक सीट देकर, अपनी एक सीट परमानेंटली वक्फ करके, और मैं वक्फ के टॉपिक पे भी आऊँगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अपनी एक सीट वक्फ करके हमने इस संविधान को इस तरह बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की। बावजूद इसके कि उस वक्त मुसलमान सबसे बड़ी साजिश का, जो पिछले कई सौ सालों में हुई, इस मुल्क की तकसीम की सबसे बड़ी साजिश जो कि मुसलमानों के और भारत के खिलाफ थी, उसका शिकार थे। उसके बावजूद भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। उस वक्त के हमारे इतने दानिशमंद लोग थे, आज नहीं है, ये बहुत दुख की बात। तो इससे पहले कि मैं अपना बयान आपके सामने रखूं, हाँ, उससे पहले मैं ये भूल गया कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके ये महफिल सजाई है आज, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इसका कोई ना कोई, हम किसी एक मजबूत रास्ते को निर्धारित करने में कामयाब रहें आज की इस महफिल से, इस मजलिस से। ऐसी मैं दुआ भी करता हूं पहले से अल्लाह ताला से। तो जलील शेख साहब, एडवोकेट रसूल चटानी साहब, ज़मीर मोमिन साहब, साबिर भाई सैयद साहब, नज़ीर भाई, हाफिज़ सद्दाम साहब और जीके मिस्त्री साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, उसी हिसाब से मैं अपनी तकरीर पेश करूँगा आप लोगों के सामने। आप लोग मुझसे पहले भी और उससे पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे ज़रिए से इस वक्फ एक्ट की, जो अभी अमेंडमेंट बिल आ रहा है या लाने की कोशिश की जा रही है, नापाक कोशिश की जा रही है, उसके बारे में बहुत तफसील से सुन चुके हो सब लोगों से। क्या आप ये चाहते हो कि मैं उन तफसीलों को दोबारा आपके सामने दोहराऊं, या मैं अपनी तकरीर उस लाइन पे करूं, या आप ये चाहते हो कि इस सब से निजात पाने का क्या रास्ता है, उसके लिए मैं अपनी तकरीर करूं? मैं आपसे पहले इस बारे में सलाह चाहता हूं। शुक्रिया, यही जहानत तो चाहिए। ये सब किताबी बातें हैं, ये तो कोई भी बता देगा, और मैं नहीं, आपके यहाँ एक से बढ़कर एक वकील यहाँ पर हैं, आप पकड़ेंगे, उनको बुलाएंगे, वो आपको तफसील से समझा देंगे, आप खुद पढ़ लोगे, सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग। तो बुनियादी बात ये नहीं है। हाँ, इस टेक्निकलिटीज़ पे मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे पे आऊँ। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के सामने एक समुंदर है चारों तरफ झूठ बोलने वालों का। वो इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं
इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं कि आपने सफ़ेद रंग की टोपी पहन रखी है तो आपको ही ये यकीन दिला दे कि ये सफ़ेद नहीं काले रंग की टोपी है। इस कदर के मक्कार, झूठे, बेशर्म और बेईमान लोगों का समुंदर, पेड़ लोगों का समुंदर आपके चारों तरफ है, जो दिन रात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई दोस्त ने ये काले रंग की टोपी पहन रखी है, और आप सबसे हाँ करवाने के लिए तैयार हैं, और हमारे ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके उसको उस जाल में फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है। उसके लिए मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ। कुछ में टॉकिंग पॉइंट्स हमेशा मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई किसी ना किसी साजिश को बेनकाब करने का एक जवाब जरूर होता है, अगर आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, और उसी बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूं। मैं बचपन से आरएसएस के लोगों के ये जो है ना, ये इनका स्टूडेंट विंग्स, विद्यार्थी विंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने अपने टाइम में इन्हें बाहर निकाला था परमानेंटली। तो मैं आरएसएस का वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इनसे कभी भी बात करनी ही नहीं चाहिए। वो फिक्स्ड हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, उससे नहीं हिल सकते। तो जो भी लोग उनसे बात करने जाएंगे, खास तौर पे बंद कमरे में, वो या तो उनसे कुछ तलबगार हैं उनसे, या फिर धोखा खाने का उन्हें शौक है। तीसरा कोई वजह हो ही नहीं सकती। बात नहीं करनी चाहिए इनसे, कोई बात। किस बात करनी बात? अगर बात करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो पब्लिक डोमेन में ऐसे, ये देखिए हमारी बेटियां खड़ी हैं छोटी, वीडियो बना रही हैं ना, ऐसे गुफ्तगू करें। मैं भी तैयार हूं, लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में वीडियो बना के गुफ्तगू करने के लिए, इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे मेरे जैसे लोगों से। इसीलिए बात करना बेवकूफ़ है, फिजूल है। मैं यहाँ उन्हें कन्विंस कर लूँगा या वो मुझे कन्विंस कर लेंगे, वो मैं उन्हें कन्विंस करूँगा, बाहर जाके वो फिर वही काम करेंगे। तो इसीलिए वीडियो और सामने भी सबके बात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं इन लोग। तो उन वजूहात से मैं कुछ बातें आपको टेक्निकल बता के उसके बाद फिर आगे चलता हूँ। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वक्फ जो है कि इस्लाम का गिफ्ट है पूरी दुनिया को, और टाटा सन्स जो एक कंपनी है आपके ही महाराष्ट्र से चलती है, वो भी टाटा सन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट है, वो है इन कंपनियों का सबका मालिक। तो वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये परमानेंट डेडिकेशन का है, यानी कि ये फाइल जो कि मेरी मिल्कियत है, अगर मैं ये इसको अपने पास से परमानेंटली किसी मकसद के लिए दे दूं, किसी भी मकसद के लिए, वो ये भी हो सकता है मैं क्रिकेट एकेडमी बनाऊं, ज़रूरी नहीं है वक्फ इल्लल्लाह होना, ज़रूरी नहीं है वक्फ का। कोई गलत काम करने के लिए भी जो कि गैर कानूनी हो, मुल्क के कानून के हिसाब से, मैं अपनी जायदाद अपने से तर्क ताल्लुक़ कर दूं, वो वक्फ है। सिर्फ वक्फ इल्लल्लाह ही नहीं होता। आपने वक्फ अलल औलाद की भी बात सुनी होगी, जो वक्फ अलल औलाद भी क्या होता है, मैंने, और वक्फ अपने आप के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ कर दूं कि मेरी रख रखाव के लिए, मेरी गाड़ी घोड़ा रहने सहने का इंतज़ाम मेरी हयात तक ये प्रॉपर्टीज़ करेंगी, ये भी वक्फ है, मेरे ही काम आएंगी। लेकिन अब जो ये मैंने दे दी, अब मैं ये नहीं कर सकता कि ये मेरी रख रखाव के अलावा किसी और काम में मैं इसको दे दूं, क्योंकि इसकी ताकत ही मेरे पास से चली गई है। ये है वक्फ का कॉन्सेप्ट। परमानेंट डेडिकेशन या परमानेंट एलिनिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पूरी तरीके से सेकुलर कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको पता रहना चाहिए। हमारे ज़्यादातर आलिम इसको वक्फ इल्लल्लाह समझ के ही पूरे अपने बयान करते हैं, ऐसा नहीं। एक बार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ये इस्लाम ने पूरी दुनिया को दिया है, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ना जाने कितनी तरीके से हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ एक्ट जब आया, सबसे पहला कब आया था? जब
उससे पहले भी वक्फ तो होता ही है, आप सब लोगों को पता ही है, रसूलुल्लाह के टाइम से वक्फ चला आ रहा है। उसको उसकी निज़ामत करने के लिए उस वक्त की जो अदालतें होती थी काजी की, या जो भी जिस देश में निज़ामत होती थी, उसके हिसाब से ही वक्फ के प्रिंसिपल को, ये परमानेंट डेडिकेशन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके उसके फैसले हुआ करते थे। वक्फ एक्ट क्यों बना वो मैं आपको ये बताऊंगा। जब अंग्रेज से पहले भी हमारे मुल्क में वक्फ की प्रॉब्लम्स, वक्फ के डिस्प्यूट्स, मुतवल्ली की प्रॉब्लम, मुतवल्ली अगर वाकिफ़ की मंशा से कोई काम नहीं कर रहा तो उसके बेनिफिशरीज या कोई भी इंसान, क्योंकि वक्फ इल्लल्लाह के लिए, वक्फ अलल औलाद के लिए, वक्फ जनरल वक्फ के लिए भी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी इंसान काजी के पास जाके अपना मुकदमा दायर कर सकता था और उस पर कार्रवाई करता था। वक्फ वाकिफ की मंशा सुप्रीम होती है इसमें, वक्फ डीड। तो ये मुकदमे पहले भी चलते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक जजमेंट आई थी 1894 में, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने यह फैसला किया कि मौलाना मुजद्दिदी साहब तक तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहता हूं इनका इस्तकबाल किया जाए तालियों से। जनरल सेक्रेटरी पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। जी, उस मुकदमे में फैसला यह किया था कि वक्फ अलल औलाद में परमानेंट डेडिकेशन नहीं होती, परमानेंट एलिनिएशन नहीं होती, और वो एक तरह से वक्फ इल्लल्लाह में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका नुकसान पूरे मुल्क के वक्फ के कॉन्सेप्ट पे और वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे बहुत बड़े लेवल पे होने वाला था, क्योंकि आम तौर पे वक्फ अलल औलाद भी की जाती थी कि इस प्रॉपर्टी को जो मैं वक्फ के लिए डेडिकेट कर रहा हूं वो पहले मेरी औलादों के लिए, या एक हिस्सा मेरी औलादों के लिए उनकी रख रखाव के लिए, और दूसरा हिस्सा वक्फ इल्लल्लाह यानी कि सोशल वर्क के लिए, पायस वर्क के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। तो अगर वक्फ अलल औलाद है तो वो परमानेंट डेडिकेशन ना मानने की एक जजमेंट आई थी। उसका नतीजा ये होता कि बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज एकदम जैसे ही नस्ल ख़त्म हुई वो सरकारी ज़मीनें बनने का ख़तरा पैदा हो जाता। बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, सुन लीजिए, ये बात ध्यान से सुनने की है। पूरे मुल्क भर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए 1894 के बाद, और 1913 में अंग्रेज सरकार को मजबूर होना पड़ा कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके लिए मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट लाए 1913 में। उसके बाद 1923 और 30 मुसलमान वक्फ एक्ट आया, जो पहली बार इसको कोडिफाई करता है। जो पहला वाला वक्फ वैलिडेशन एक्ट आया था, मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि वक्फ अलल औलाद भी जो है उसको परमानेंट डेडिकेशन ही माना जाएगा, वक्फ ही माना जाएगा, परमानेंट एलिनिएशन ही माना जाएगा। उसकी जो लाइन ऑफ डिसेंडेंसी है वो ख़त्म होने के बाद भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, उस चीज़ की वजाहत के लिए आया। पहली कोडिफिकेशन 1934 के आसपास में हुई। उस कोडिफिकेशन में क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उसमें हर वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर हो। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बुरा नहीं है, अच्छा है, और इसका हमें फायदा उठाना है। 1934 से लेकर आज तक जितने भी ज़्यादातर वक्फ होंगे वो मैंडेटरी किए गए थे कि उस वक्त वो रजिस्टर होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो ये एक काम आप सबके लिए है, ख़ास तौर पे आपकी तंजीम के लिए, कि ये रिसर्च तो आज से ही शुरू कर दें।
अब उसके आगे चलते हैं। इसको कोडिफाई करने की जरूरत कहां पड़ रही थी? यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इंटरनल मैटर है। अभी भारत का संविधान नहीं आया, उससे पहले भी जो माइनॉरिटीज थी ना, यह भी बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। माइनॉरिटीज कौन कौन थे भारत में संविधान बनने से पहले? इस बात को तवज्जो फरमाइएगा सब। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, अनटचेबल्स, पारसीज और एंग्लो इंडियंस, ये सब माइनॉरिटीज थे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस भी हुई है सारी, वो इन सबको माइनॉरिटीज मान के हुई हैं। रिजर्वेशन को मुस्लिम कम्युनिटी ने मना किया था, सिख कम्युनिटी ने मना किया था, वरना रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए भी होती। मना किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे, इसलिए कि हमारे यहां छूतछात नहीं होती, इंसान इंसान के बराबर है। और क्योंकि रिजर्वेशन की बुनियाद ही छूतछात है, इसलिए हम लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई और आर्ग्यूमेंट दे के ये बात रिजर्वेशन मांगी जाती तो मुस्लिम कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, बौद्ध कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन हासिल हो सकती थी, क्योंकि ये माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा सब कमेटी बनी थी और उसमें तजवीज आई। तो ये माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए, क्यों? क्योंकि वक्फ में उस समय भी, उस वक्त भी करप्शन हो रही थी बहुत, जो आज हो रही है ना वो तब भी हो रही थी। और हमारे बुजुर्ग, उनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, उन्होंने इतनी अपनी जाती प्रॉपर्टीज, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, इतनी जाती प्रॉपर्टीज अपनी ऐशो आराम ना करके वक्फ की, वक्फ इल्लल्लाह की, कि हमने दोनों हाथों से, वो होता ना वो जो बुलडोजर में वो भी होते हैं जेसीबी, हाथ हमारे कम पड़ गए तो हमने जेसीबी लगा के वक्फ की प्रॉपर्टियां लुटाई हैं, नालियों में, समुंदर में फेंकी हैं, खत्म नहीं हो रही। तो उस टाइम भी बहुत बेईमानी होती थी, सब होती थी। तो सरकार ने ये कहा, और इसीलिए 1934 का वक्फ एक्ट आया था, कि इसको जिम्मेदारी सरकार की भी है ना, कि एक कम्युनिटी है उसकी चीजों को सही तरीके से करने के लिए सरकार का इंटरफेरेंस इतना भर होगा कि हम कम्युनिटी को सरकार की ताकत दें, मुस्लिम समाज को सरकार की ताकत भी दें, उनके हवाले सरकार की ताकत करें टेम्पररी पर्पस के लिए, कि वो अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज बचा सके। ये है वक्फ एक्ट लाने की बुनियादी बेसिक वजह। सरकार मदद करेगी हमारे बीच के चोरों को पकड़ने के लिए, वरना कोई मकसद नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो किसी इंडिविजुअल के पास अरेस्ट की पावर नहीं होगी, जेल भेजने की पावर नहीं होगी, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्यूमेंट निकलवाने की ताकत नहीं होगी। अगर कोई वक्फ है, पुराने ज़माने में तो भी काजी की मदद से ये सब काम हो जाते थे, लेकिन उसको एक रिटर्न में शक्ल, क्योंकि अंग्रेज इस तरह के कानून रिटर्न में बनाना पसंद करते थे, ब्रिटिश मुगल भी बनवाते थे, लेकिन वो सब दस्तावेज अब मैसर नहीं। तो ये एक्ट बनने का पर्पस समझ लीजिए, ये हमारी जगह है, किसी और का कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए लेसेस फेयर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में था ना, इससे दूर रहो। और यही आर्टिकल 26 से 29 तक क्या है, ये हमारी मिल्कियत है, हमने, हमारे बुजुर्गों ने दिए, एक काम के लिए दिए है, और उसका कॉन्सेप्ट यह है कि वो अब वो खुद भी वापस नहीं ले सकते, चली गई। इसमें संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल मदद के लिए, चलाने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए ही वक्फ एक्ट आने शुरू हुए। ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं, थोड़ा सा बदल के बता रहा हूं मैं, लेकिन ये जरूरी है आप सब लोगों का समझना कि सरकार है कौन? कोई नहीं है सरकार इस मामले में। सरकारी जमीन ही नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार की मदद इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देश के बराबर के मालिक हैं, तो हमें भी सरकार के ऑर्गन्स की मदद की अपने कामों के लिए जरूरत है। इसलिए वक्फ एक्ट बने हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। टांग अड़ाने का तो सवाल ही नहीं है। थोड़ा क्रूड लहजे में, लैंग्वेज में बता रहा हूं, लेकिन जरूरी। ये हो गए वक्फ एक्ट।
ये है कॉन्सेप्ट। इसलिए इस बुनियादी बात को अपने जहन में रख के आपको आगे बढ़ना है। और दूसरी अहम बात ये, आज तक 1913 से लेकर आज तक एक भी वक्फ का कानून ऐसा नहीं आया है जो मजबूत हो, एक भी। सरकार ने अपनी मदाखलत करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर वक्त कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी ब्रिटिश टाइम में भी थी और आज भी गैर आईनी, मतलब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान की रूह और आत्मा के खिलाफ जाके। ये बात मैं तब कह रहा हूं कि 2013 में मौलाना वली रहमानी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करवाए, मैंने और आज वो होते, अल्लाह ने उन्हें हमसे ले लिया, तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। हम सब इन बंद कमरों के बाद सड़कों पे होते और ये जुर्रत नहीं होती किसी की जो आज जुर्रत हो रही। उन वली रहमानी साहब ने मेरे अंदर, मैं तब इसलिए ये उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि 2013 के वक्फ एक्ट 2 रातों का टाइम दिया था उन्होंने मुझे कि ये रहमान साहब ने और अहमद पटेल साहब ने, बुनियादी तौर पे अहमद पटेल साहब ने को इस बात पे राजी किया गया था उस वक्त कि वो वक्फ एक्ट में तरमीम करेंगे, कुछ उसको बेहतर बनाएंगे। तो ये 2 रातों के मेरे सजेशंस हैं जो उन्होंने मुझसे लिए थे, जो वक्फ एक्ट 2013 का है ना, और उससे और मेरे दूसरे कुछ कारनामों से खुश होकर, मेरे सोचने और काम करने के तरीके से मुतमईन होकर उन्होंने मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर बनाया था। अब मैं हूं या नहीं हूं ये मुझे पता नहीं, हालांकि अगर नहीं हूं तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा, क्योंकि मेंबरशिप है तो वो लेने का भी तरीका आफ्टर गिविंग अ हियरिंग होता है। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझसे राब्ता करना ही पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद कर दिया। मगर मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि 2013 का एक्ट भी, जो मैंने 2 रातों में बैठ के जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे और उनमें से 50% आ भी गए, 60% आ भी गए, उन सभी अमेंडमेंट्स को काटने के लिए ये 44 जो आए ना, जो हमने पैबंद लगाए थे मजबूत करने के लिए, उन सभी सुराखों को और बड़ा करके खोलने के लिए ये 44 अमेंडमेंट्स आए। हालांकि वो भी अच्छा एक्ट नहीं है 2013 का भी, लेकिन उस वक्त के हालात ही ऐसे थे कि हम कुछ तो ले लें। तो एक भी एक्ट ऐसा नहीं आया। तो अब मैं उस बुनियादी बात पे आता हूं जो दूसरा मेरे खिताब का हिस्सा है कि करना क्या चाहिए। इतना भी मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड जो मेरे जहन में बताने के लिए दिया। हमारे और भी सजेशंस थे उसमें, अगर वो भी मान लिए जाते तो शायद ये पिछले 10 सालों में बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज वापस आ जाती। तो वक्फ के एक्ट को मजबूत करने की जरूरत है। उसको कमजोर करने का मतलब कोई डकैत और चोर अपने समाज वालों को, यानी कि डकैतों और चोरों को, जो मुस्लिम समाज के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, एक बड़ी तलवार देना चाहता है कि जिसका जहां जोर चले वो लूट लो। इसके अलावा इस वक्फ अमेंडमेंट का कोई मकसद, कोई वजह है ही नहीं। ये है बुनियादी बात। अब इस जेपीसी से सोल्यूशन पे आ रहा हूं मैं। इस जेपीसी से बात करके क्या हो जाएगा? मतलब गोल गोल घुमाने वाली बेवकूफ तो हैं ही हम, उसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, जेपीसी का मुझे यह बता दीजिए, क्या पार्लियामेंट जेपीसी की सजेशंस मानने के लिए बाध्य है? बताइए, नहीं है? तो हम क्या हाथ जोड़ के उनके सामने जा रहे हैं?
क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने नफसियाती तौर पे बंधक, प्रिजनर बना लिया। जेपीसी जाओ, जेपीसी। जो असली काम करने का है वो मत करो, जेपीसी जाओ। अब कानून बनाने का पहला तरीका कौन सा होता है? कोई भी कानून बनाना हो, जो इफेक्टेड पार्टी है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। मैं सॉल्यूशन पे आ ही रहा हूं। जब आप लोग थक जाएं मुझसे या बोर हो जाएं तो बता दीजिएगा, मैं 1 मिनट में बंद कर दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। तो मुझे यह बता दीजिए कि हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के मालिक बनाए हैं, वो नौकरों के चारों तरफ चक्कर काटे। जेपीसी क्या है? जेपीसी क्या होता है? जेपीसी पूछना चाह रहा हूं। कुछ नहीं है जेपीसी। अगर आप लोग इस बात को समझ जाओ कि ये फ्रॉड जेपीसी है, ये धोखा देने के लिए जेपीसी बनाई है। आपने किरण रिजिजू साहब की तकरीर सुनी थी? एक लफ्ज उसमें सच्चा हो तो बता दीजिए। एक लफ्ज ऐसा हो जो कि एक ईमानदार संविधान की शपथ लेने के बाद, और एक ट्राइबल इंसान जिससे मुझे सबसे ज्यादा तवक्को है, एक ट्राइबल इंसान आरएसएस में जाके इतने बड़े झूठ बोल सकता है, इतनी बड़ी फ्रॉड मक्कारी कर सकता है, ट्राइबल। तो आप सोच लीजिए अगर कोई वो पंडित होता तो वो क्या करता। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ट्राइबल ने ऐसा ऐसा बोला पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो बुनियादी कानून ये है, किसी भी इफेक्टेड जो ग्रुप होता है ना, ये तजवीज़ उसकी होती है। ये वक्फ तो हमारा इंटरनल मैटर है, जैसा अभी मुझसे पहले बोला जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने। वक्फ फॉर मुस्लिम्स, बाय मुस्लिम्स, ऑफ मुस्लिम्स। तो सबसे पहले तो हमसे पूछना चाहिए था, और एक डॉक्टर अनवर ने भी जो तजवीज़ की है मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, और वो ये है, और वही कानून भी है। पहले मुसलमानों से पूछना पड़ेगा, रेफरेंडम कराना पड़ेगा कि मुसलमान क्या चाहते हैं। और मुसलमान, आम मुसलमान, वो चोर, माफी चाहता हूं लफ्जों के लिए लेकिन जरूरी है, चोर ही हैं तो चोर ही कहूंगा, वो चोर बेईमान नहीं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चोर। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा मुझे बताइए जो वक्फ बोर्ड का मेंबर ना हो। वो आके बताएंगे सरकार क्या कह रही है कि वक्फ की मैनेजमेंट जो है ना बहुत खराब होती है, इसलिए हमें बदलनी है। और उसकी सजेशंस हमने किसने लिए हैं? किससे? जो चोरों ने खराब किए, जो मेंबर्स थे उनके। यही कह रहे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिए, वक्फ बोर्ड से हमने सजेशंस लिए हैं, उसके बाद ये कानून बनाया है। और उसी सांस में ये भी बोल रहे हैं कि सारे वक्फ बोर्ड जो है बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए हमें तब्दील करना है। तो चोरों से ये पूछ रहे हैं कि और अच्छे तरीके से चोरी कैसे करें। है कोई जवाब? है कोई जवाब? है ना झूठ पूरा। इसलिए मैं कहता हूं आरएसएस वालों से बात क्यों करनी है? तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दो जवाब उनका। आपसे मैं गुजारिश करता हूं सबसे, और तेलंगाना से शुरू करना, क्योंकि हमारी क़यादत सबसे ज्यादा मजबूत वहां से मानी जाती है। तेलंगाना से कसम है आप सबको, और तेलंगाना के भी हैदराबाद से शुरू करो। अभी जो लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी गूगल करें, वेबसाइट पे जाएं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे अभी जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं। 2000 से ज्यादा एकड़ जमीन हैदराबाद में, 1700 एकड़ एनक्रोच्ड है हमारे कायद की बुनियादी घर में। और ये हमारी बात बताएंगे। 85% जमीन कब्जे में है, और वो कायद। अब ठीक है, मुझे बुरा कहना है, मुझे गाली देनी है, आरएसएस वाले दे रहे हैं, अपने भी दे लें, कोई बात। मैं अल्लाह के सामने जाके ये बोलने लायक बचना चाहिए कि या अल्लाह मैंने ये किया, इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं था, मत दो आप मेरा साथ। मुझे बहुत दुख होता है जो लोग सिर्फ जबानी बोल रहे हैं। मैं जान हथेली पे लेके काम कर रहा हूं। क्या अवाम ने मेरा उतना साथ दिया? ये सफ़े पलट देंगे आप लोग मेरा साथ दो तो, ये सफ़े पलट देंगे भारत के संविधान और कानून से। आरएसएस का एक आदमी नजर नहीं आएगा सड़कों पे, आप लोग सिर्फ आप लोग मेरा साथ दो।
आइन और कानून के दायरे में रह के। लेकिन 85% हमारे सबसे बड़े कायद के वेबसाइट पे अगर ना हो तो मुझे अभी से जलील करके यहां से बाहर निकाल देना। ये बुनियादी कमी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आम आवाम से पूछ के कानून बनना चाहिए। और एसजीपीसी जो मेरी तजवीज़ है, और अब मैं सॉल्यूशन पे भी आने वाला हूं, बस कानून बनाने की बुनियाद यही है कि आपसे पूछें आपको क्या चाहिए, आपको क्या तकलीफ क्या है। डॉक्टर्स का कानून बनता है, डॉक्टर से पूछते हैं। मैं FSSAI का, मैं बहुत सारी, जब मेरे ऑफिस में रेड हुई ना, तो जब रेड चल रही थी तो मुझे FSSAI का वकील, जो एक खाने पीने की जो बॉडी है ना सबसे बड़ी, उसका ईमेल के जरिए रेड के दौरान अमित शाह साहब ने हटाया था मुझे। तो और बहुत सारे कानून, एम्स का कानून, मैं लेजिस्लेशन में मौलाना वली रहमानी ने इसीलिए नहीं बनाया था मुझे, ऐसे कोई मुझे तो जानते भी नहीं थे वो। मेरी कुछ काबिलियत उनकी नज़र में आई कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ऐसे सोल्यूशन देता है जो इन मुश्किल हालात में हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। ऐसे ही पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया था और मुझसे पूछा ही नहीं जाता मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये आप सोच लो। मुझसे नहीं पूछते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ भी। भाई मैं बदतमीज आदमी हूं उनकी नज़र में। मत बुलाओ मुझे मुझसे पूछ तो लो कि तेरे पास कुछ आइडिया है। मत बताना कि महमूद प्राचा के आइडिया है, मैंने कभी क्रेडिट लिया है। मेरा 95% काम मैं कसम खा के बोल रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि मेरा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है ही नहीं। सिर्फ 5% दुनिया को पता है मेरा काम, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूरी है। मैं भी थक जाता हूं कई बार, अल्लाह मेरा हाथ पकड़ता है, वरना मैं भी थक जाता हूं, मैं भी परेशान हो जाता हूं कई बार। पूछ लें तो सोल्यूशन यह है, आप सब लोगों से पूछ के कोई कानून बनना चाहिए, वरना वो कानून 100 बना लें, हम उसको चेंज कराएंगे। हम में इतनी ताकत है तो वो कानून बनेगा जो हमारा कानून होगा। किसी की हिम्मत औकात आईनी कानूनी भी नहीं है और वैसे भी नहीं है कि ऐसे कानून बना के हमारे मुंह पे मारे और ये कह के इसमें तुम अब थोड़े बहुत चेंज करके ले आओ, हमारी जेपीसी में चले जाओ। हैं कौन वो? कौन है वो? प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट है, संविधान के दायरे में काम करने के लिए हैं, वरना नहीं है कोई भी कुछ। संविधान की शपथ से बाहर, प्रधानमंत्री के पद से बाहर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रह जाते हैं। फिर इसलिए बोलता हूं, है कौन? मालिक तो हम और आप हैं, और वक्फ के मालिक तो प्योरली हम और आप हैं, मतलब सिंबॉलिकली है तो अल्लाह। तो ये प्रपोजल हमारे पास से आना चाहिए। तो इसकी जो बुनियादी बात है वो ये है, ये सब इसके जाल में फंसना ही नहीं है। क्या है इसमें सजेशन? तो कौन हो तुम? हम जानते नहीं तुम्हें, गेट आउट आउट। फिर देखो आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस के बाहर अगर सारी जेपीसी की टीम पूरी घुटनों के बल ना बैठे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये हमने किया है। जब जोरबाग के वक्फ की करबला की लड़ाई हो रही थी तो यह किया था हमने, अल्लाह के हुक्म से किया था। और 50,000 करोड़ की मुश्किल हालात में, जबकि वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ था। एक ही मिसाल है वो, वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ, जो काबिज था वो तो खिलाफ ही, और अहमद पटेल साहब उसके पुष्टपनाही पे थे। पुष्टपनाही के अहमद पटेल साहब ही कब्जा कर रहे थे। पूरी सरकार की ताकत। जजमेंट में लिखा है कि वक्फ बोर्ड के स्टैंड के खिलाफ, क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। महमूद प्राचा की जो आर्ग्यूमेंट है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाके भी हम मुतवल्ली यानी कि अंजुमन हैदरी के हक में फैसला करते हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड ने ये बात कही है कि इस लीज को 27,000 रुपए पे, जो 2.5 एकड़ जगह है, 27,000 रुपए दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के घर से 1.5 किलोमीटर दूर दे दो। तो कोशिश करते तो अल्लाह मौजज़ा करता। तो पहली चीज क्या है? वक्फ एक्ट हम देंगे, और वो वक्फ एक्ट ऐसे नीजर्क तरीके से नहीं देंगे। हम सोचेंगे ये सैकड़ों साल की जो बेईमानी हो रही है उसको पकड़ेंगे कैसे, उसके लिए सोचेंगे, हम बनाएंगे, वो देंगे, वो पास होगा। वरना किसान बिल की तरह ये बिल विड्रॉ कराएंगे, हाथ जोड़ के विड्रॉ कराएंगे। अगर ये अज़्म है तो आओ मेरे साथ आगे बढ़ो, वरना बेकार है। वरना जो होगा आपकी जेब पे
हमला होगा, अल्लाह के माल पे हमला होगा, इसके अलावा जो भी होगा। तो एक एक्ट पहले बनाने का काम करना है तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, तुम बनाते रहो, हम देख लेंगे तुम्हें। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। वो आपको एक पिंजरे में बंद कर देंगे, एक रास्ता खोलेंगे बस उसमें से, ठीक है, बड़े पिंजरे में बंद करेंगे, एक छोटा सा रास्ता खोलेंगे, उससे भी छोटे पिंजरे में बंद कर देंगे आपको, ये होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यही हुआ है आज तक। पिंजरे की जाल तोड़ना है, कोई पिंजरा है ही नहीं। संविधान एक पिंजरा है बस, बाकी किसी की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। ये आईनी बात है, मैं कोई अपने दिल से लगा के बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले हमें एक वक्फ एक्ट, मैं वो काम कर रहा हूं, वक्फ एक्ट बनाना है, ये हमारा प्रपोजल है। एक मैं प्रपोजल बना रहा हूं, वो मैं आवाम के सामने पेश करूंगा। उसमें जनरल ये तरीका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यही तरीका है, यही तरीका है, कानूनी तरीका भी यही है। फिर उसे एक लंबे टाइम के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए तो वेबसाइट पर डालें। हम अपने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके पैटर्न हमारे सामने बैठे हैं कोलसे पाटिल साहब, उसकी वेबसाइट पे डालेंगे, सब लोग उसमें सजेशन दें, फिर डिस्कशंस होंगे, फिर कोई एक अमली जामा निकलेगा। भाई इन चोरों को जो अंदर बैठे हैं और बाहर बैठे हैं पकड़ना कैसे है? ये 2 साल की सजा से डरने वाले हैं। वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि जो लोग भी वक्फ की जमीन को या वक्फ के किसी भी प्रॉपर्टी को, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल को, अमानत में खयानत करेंगे तो 409 पुरानी वाली आईपीसी में है, उम्र कैद तो कम से कम। फिर देखो आप सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे चीफ मिनिस्टर साहब मैं ये वक्फ बोर्ड में नहीं जाना चाहता, मुझे दूसरे काम बहुत है, कोई और छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं वक्फ बोर्ड में नहीं जाऊंगा। जाएगा तो सिर्फ वो जो वक्फ के साथ इंसाफ करने का तलबगार होगा। ये आना चाहिए ना सबसे पहले सजेशन। इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, हमने तजवीज़ की थी, तो इसके बारे में नहीं 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो समझा करो आप, कोई आएगा ही नहीं मेंबर बनने, यही तो चाहते हैं हम। फिर वो आएंगे जो ईमानदार होंगे, जिनको पता है कि मुझे कभी उम्र कैद होनी नहीं क्योंकि मैंने गड़बड़ करनी नहीं, ये छन्नी है, छन जाएंगे सब। अभी यहीं में मामला खत्म नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड की सारी प्रोसीडिंग्स वीडियोग्राफी से होंगी। कोई गलत बात तो नहीं है? अरे ये प्रपोजल, मैं कोई रॉकेट साइंस है ना, मैं चांद से लेके आ रहा हूं ये सारे प्रपोजल्स, ये किसी के दिमाग में आते ही नहीं। सही बात है ना ये? नहीं कि मेरे पास कुछ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिमाग दे दिया, इसीलिए मैं सब छोटे छोटे प्रपोजल ला पाता हूँ। बड़े मुश्किल है ना ये, तो मुश्किल नहीं है, बेईमान है लोग। हर आदमी तो कब्जा करके बैठा है, अब उम्र कैद तो सबको होगी। ये है वजह, हमारे भी और जिनको हम अपना नहीं समझते वो भी। क्योंकि वक्फ में इतनी ताकत है। मुस्लिम परिवार में बार बार इस बात को कहता हूं, एक भी मुस्लिम गरीब परिवार अगर करोड़पति किसी स्टेट में नहीं है तो उस स्टेट का वक्फ बोर्ड चोर है, बेईमान है। यह है सीधा सीधा फॉर्मूला। अब आप चेक करते रहो। और मैं हमारे साथियों से बात कर रहा था, पूना में ही टारगेट लो आप, 1 लाख करोड़ की वक्फ की जमीन हमने वापस लेनी है अगले 2 साल में, तब तो है कोई बात, वरना है सब बेकार। अब फिर आप मुझे बता दो, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपके पास होगी तो पूना में कोई भी गरीब मुस्लिम परिवार 1 करोड़ से कम का मालिक होगा या नहीं होगा? ये आप मुझे बता दो सीधा सीधा। ये मैं कोई हवा में से बातें, सब रिसर्च करके, डिटेल में रिसर्च करके बात करता हूं। 1/3 दिल्ली वक्फ की प्रॉपर्टी है, 1/3 कितनी होती है आप लोग सोच लें। और हमारे लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। जो जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो हम देखते रहे, बोले नहीं, क्योंकि इज्जत माब, आली जनाब, फला 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 और फला हैं, उनके खिलाफ
हम नहीं बोलेंगे। वो अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो माफ कीजिएगा, यह गुनाह मैंने कई साल तक किया, खून का घूंट पी पी के किया। अब मुझसे नहीं होता, जब से नहीं होता तो मैं बोल रहा हूं और इलाज में बांधूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो देख लें, एक तरफ आरएसएस की तलवार है, एक तरफ हमारी भी छोटी मोटी तलवार है, छोड़ूंगा मैं भी नहीं। और ये दिल्ली के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, पूरी आरएसएस ने पूरी ताकत लगा के इनकी मदद की है। सिर्फ 5% सबूत जो मैंने प्रोवाइड किए थे, ओपनली बोलता हूं मैं, वो लगाएं तब जेल में हैं ये चेयरमैन साहब दिल्ली के। 5% सिर्फ सबूत, पूरी ताकत लगा रही है आरएसएस और बीजेपी उन्हें बचाने की, क्योंकि जो उन्होंने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां खुर्द बुर्द की हैं उसके बारे में डिस्कशन ना हो। 100 करोड़ का तो नोट, एक एहसान आबिद करके नाम लूंगा तो उनके पीछे लग जाएंगे लोग, खैर चले ले दिए। 100 करोड़ का तो उन्होंने लिखा था। ये हमारे अमानतुल्लाह साहब, अमानतुल्लाह है या खयानतुल्लाह है ये अल्लाह ही बताएगा, नोट है। दिल्ली दंगों में मैंने एक पैसा नहीं लिया किसी से, ठीक, सबसे ज्यादा केसेस मैंने किए, अल्लाह ने कराए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने अपना फोन नंबर, अपना बैंक अकाउंट देके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाम पे पैसे इकट्ठे किए कि मैं दिल्ली दंगों में बांटूंगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अब ये बताइए 409 लगेगी नहीं लगेगी? और कोई हिसाब नहीं दिया। और हम मोदी जी को बोलते हैं कि पीएम केयर फंड में क्या आया और क्या गया पता ही नहीं किसी को, और ये क्या कर रहे हैं? ये है बुनियादी वजह। तो मैं तो मरना ही है, या तो अपने के हाथों या बेगानों के हाथों। लेकिन इस दुनिया के बाद, इस फानी दुनिया के बाद एक और भी दुनिया है। ये ईमान अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया है, मेरे दिल में डर आता ही नहीं। अब मैं क्या करूं, ये मेरी गलती है नहीं, मेरा तारुफ ही नहीं होता डर से। पूरी कोशिश कर ली सबने, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं करा पाए डर से। आगे से पीछे से, अभी मैं ये मथुरा मस्जिद का केस कर रहा हूं, आप लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को मथुरा ईदगाह जामा मस्जिद का केस में, उसको कभी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने किले की दीवार और दरवाजा बचा रखा है। जिस दिन हमारे खिलाफ इतना सा भी ऑर्डर आया, पूरी दुनिया जो है भर जाएगी उससे। अब पूरी ताकत लगाई जा रही है आली जनाब जितने हैं उन द्वारा कि प्राचा साहब को हटा दो इस केस से, हम तुम्हें इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर के वकील ला के दे देंगे। लेकिन प्राचा साहब की क्यों मदद नहीं कर रहा है? वो अभी तक बचा के रखे हुए किला, उसके बारे में कोई बात नहीं। ये सच्चाई है, मुझे बतानी पड़ रही है। अभी मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा सारी बातें। मैं नहीं चाहता मैं बताऊं, इसीलिए मैं हिंट देता हूं सर, मैं लिल्लाह नहीं चाहता। 18 पार्टियां हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। किसी बाबरी मस्जिद के केस में 18 पार्टी नहीं थी, करोड़ों रुपए पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और दूसरे लोगों ने खर्च किए हैं, जमीयतों ने। एक पैसा किसी ने मुझे नहीं दिया है। और कितने अभी 1.5-2 साल हो गए हैं किला बचाते हुए, कोई आके मदद करने को तैयार नहीं है, पूछने के लिए तैयार नहीं है कि प्राचा साहब आपको कोई जरूरत तो नहीं है उसमें। क्यों भाई, मैं बुरा आदमी हूं लेकिन एक काम तो अच्छा कर रहा हूं, उसमें मदद तो करो, मुझे भी मदद की जरूरत है। जितनी मेरी ताकत थी वो कम हो रही है रोज बरोज। तो अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। मुद्दा यह है, ये लड़ाई माइनॉरिटीज जब तक एक नहीं होंगी। माइनॉरिटीज कौन होती हैं? अभी बताया मैंने आपको, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पारसी, एंग्लो इंडियन तो अब बहुत कम रह गए लेकिन हैं वो भी। ये माइनॉरिटीज हैं, ये इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें। कोलसे पाटिल साहब यहां बैठे हैं, ये उम्र इनकी कितनी है? 85 से तो ऊपर होगी, 83 कम। ये सड़क पे जाके लाठी गोली पुलिस की, आरएसएस की खाने के लिए तैयार नहीं है, बेकरार रहते हैं। क्या? तैयार नहीं, बेकरार रहते हैं। मुझे फोन करके कहते हैं, ईवीएम का चल रहा था ना, इन्होंने मेरी जान हल्कान कर रखी थी, तो कब करेगा?
प्रोटेस्ट कब करेगा मुझे बता, मैं आऊंगा, मैं परमानेंटली बैठूंगा। ये हमारे देश के ऊपर आरएसएस का सबसे बड़ा हमला है ईवीएम का। मैं बैठूंगा प्रोटेस्ट में, मैं गोली खाऊंगा। ये बैठे हैं और इन पे थोड़ी बहुत हमने भी कमाई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मुझ पे भी थोड़ा भरोसा करते हैं, इन पे भी भरोसा करते हैं। ये जान हथेली पे रख के काम करते हैं। और ऐसा आदमी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि मुझे इस बात के लिए ताने दे, तू कब करेगा ब्रदर, मुझे कब आना है। और जो हमारे दूसरे आली जनाब हैं सारे, वो मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे। कोई प्रोटेस्ट चल रहा होगा तो कहीं ये बोल ना दे आप भी आ जाना। यही फर्क है। तो हमें देखिए अभी बड़ा बड़ा अच्छा मौका है ये, क्योंकि आरएसएस, ये लोग सोच रहे हैं 240 आ गई हैं तो बहुत हमने कंट्रोल कर लिया। उसका उल्टा हो रहा है। उल्टा आप देख रहे हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं ये पिछले टाइम में। और बचाने वाला ये दिखा रहे हैं आपको कि ये बचा नहीं पाएंगे हमसे, ये क्लियरली मैसेज दे रहे हैं। और जो ये जो सेकुलर पार्टीज हैं सारी, ये इस बात को ध्यान नहीं दे रही हैं कि ये उनके ऊपर भी हमला है, हमारे ऊपर तो खैर है ही, जो हम तो झेल ही रहे हैं, कि ये लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज को ये दिखा रहे हैं कि तुमने दे दिया ना वोट, ये हमसे बचा नहीं सकते। हिमाचल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनमें हमारे लोग बैठे हैं जो इनके, एक आदमी ने हिमाचल की असेंबली में रोका नहीं उस जलील आदमी को जो झूठ बोल रहा था असेंबली में खड़े होके। एक आदमी ने, देखा आपने वो डिस्कशन, बहस। ये है तकलीफ का बायस। ये नहीं कि वो आरएसएस के लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया था, एक आदमी ने उसका रोका नहीं कि आप मिनिस्टर हो, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आपकी जबान से आ रहा है, ये गलत, झूठ है। करे डिफेमेशन, मैं साबित ही करूंगा जलील है ही वो, करे। तो ये बात है। तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि ये सेकुलर पार्टियां तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, सरेंडर करो हमारे यहाँ। अभी यही काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक जजमेंट आई है, आप लोगों को शायद पता होगा, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को डिवाइड करने की, आपस में उनकी संख्या कम करने की। जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी पसमानदा, अरे पसमानदाओं से मोदी जी की इतनी मोहब्बत है तो उनको रिजर्वेशन दे दो ना, हम सब सपोर्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बताता नहीं हूं मैं क्या हूं, जब कभी मुझे कॉर्नर किया जाएगा जब बताऊंगा मैं हूं कौन। जो इस जाविये से देखा जाए, मैं मुसलमान हूं, और जो मुसलमानों में फर्क करे, जबान से नहीं, जबान से दिखाने के लिए नहीं, दिल से, उसके दिल में फर्क हो, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है। ये रसूलुल्लाह का सबसे पहला पैगाम है, इंसान इंसान के बराबर है। जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क करने का जहन में भी आ जाए, वो रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ है। तो मैं ये कह रहा हूं, रिजर्वेशन देनी नहीं है किसी को, ना पसमानदा समाज को, ना जो वाल्मीकि समाज और ये सब जो उनमें कर दिया, देना किसी को नहीं है। आपस में लड़वा के जो है वो भी छीन लेना है, उनके नंबर्स कम कर देने हैं। संख्या 15% है ना, उसको कम करना है। कोई 2, कोई 3, कोई 5%, कोई आधा % रह जाएगा, उनमें आपस में ही लड़ेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो हैं हमारा हक खा गए, और जबकि 15% जो रिजर्वेशन है, 17% उनकी पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस से, तो 2% तो पहले ही कम है। और इसी तरह ट्राइबल्स की, और उसमें भी कभी भी ऐसा कोई मकाम वक्त नहीं आया जिसमें 40% भी, 50% या 40% भी सीटें भरी हों। वो सब सीटें खाली, और लड़ाई ये करा रहे कि ये तुम्हारा हक खा गए। भैया वो 60% सीटें खाली पड़ी हैं, उसमें से दे दो ना इन्हें। वो क्यों नहीं जा पा रहे उधर? खाली पड़ी हैं सीटें, हर साल हर जगह खाली जाती हैं। लड़ाई कराने के लिए जजमेंट आ गई, और फिर क्या हम इस जजमेंट की तायीद करें? हम कैसे करेंगे? हम तो इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये बेईमानी इस्टेब्लिश करने वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन जो SC ST भाई हैं वो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं इसमें। तो मैंने उनसे कोलसे पाटिल साहब की इजाज़त लिए बगैर ही, क्योंकि रहेंगे तो यही उसमें प्रदर्शन में सबसे आगे, ये काम किया है मैंने कि इसमें वक्फ एक्ट भी जोड़ो। हमारे सिख कम्युनिटी के भाइयों से भी मेरी बात हो रही है, क्रिश्चियन से भी हो रही है, कि उनके भी जो धार्मिक सिस्टम है, SGPC का तो इतना अच्छा निज़ाम है, वही मेरी तजवीज़ जो आ रही है वो मैं डिटेल
शायद भी करूंगा, आप सब लोगों को भी पता लगेगा। तो उसमें एक प्रपोजल ये भी है कि ये वक्फ बोर्ड बनने चाहिए जनरल इलेक्शन से, जैसे एसजीपीसी का इलेक्शन होता है, विद एक और उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि अगर उसमें 100, 200, 500, 1000 लोग अगर सिग्नेचर करेंगे तो राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए किसी भी मेंबर का। कैटेगरीज यही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट से, आवाम के वोट से चुन के जाने चाहिए जैसे एसजीपीसी का होता है निज़ाम। लेकिन एसजीपीसी में राइट टू रिकॉल नहीं है, तो 5 साल के लिए बन के कोई भी बरीउल जिम्मा हो सकता है, मतलब आज़ादी की परवाज ले सकता है, वो नहीं, वापस भी लाएंगे और उम्र कैद भी कराएंगे, सब काम वीडियोग्राफी पे होगा। तो ये प्रपोजल्स मेरे आ रहे हैं इस तरह के कुछ, वो बना रहे हैं हम, इत्मीनान रखिए, क्योंकि मेरी बातें तो हवा में रह जाएंगी, हम सब की बातें हवा में रह जाएंगी अगर आंदोलन नहीं होगा, कोई जेपीसी कुछ नहीं करने वाली। तो आंदोलन के लिए ये एक तो पहली तजवीज़ मेरी है, सब लोग मिलके जल्दी जंतर मंतर पे एक दिन का पहले जलसा रखें और फिर परमानेंट धरना लगेगा। कोल से पाटिल जी अगर इजाज़त ले लूँ यहीं पे सबके सामने, तो ये सबसे आगे बैठेंगे उसमें और हम सब इनके पीछे रहेंगे। इसीलिए मैं बहुत खुश हो गया था जब मुझे पता लगा कोल से पाटिल साहब को यहाँ की सदारत करनी है, तो मैंने कहा मेरा काम तो हो गया, आना वसूल। तो जंतर मंतर पे हम इन सभी लोगों की इज्तिमाई तौर पे SC/ST एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये रिजर्वेशन और बैकलॉग उनकी, तो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, पहले एक जलसा बड़ा सबका इज्तिमाई जिसमें 3-4 प्रपोजल होंगे। एक SC/ST की जो रिजर्वेशन में डिवीजन है उसका बात ना करते हुए बैकलॉग सारा भरा जाए, कोई भी नौकरी जनरल कैटेगरी वाले को मिलेगी ही नहीं जब तक बैकलॉग नहीं भर जाता, ये पहली डिमांड। SC/ST एक्ट में जो कमजोरियां आई हैं उसको बदलने का, मैं इसीलिए आपको SC/ST एक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। SC/ST एक्ट आ गया, एक थोड़ा सा मजबूत एक्ट आ गया, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इतनी जजमेंट डाल के ऐसा कर दिया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो ये काम भी होगा आपके साथ। तो इसीलिए आंदोलन आंदोलन आंदोलन। तो ये दूसरी डिमांड। तीसरी डिमांड वक्फ, और चौथी SC/ST सब प्लान, जो ये कहती है कि बजट के हर एक बजट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा उनकी तादाद के हिसाब से मुकर्रर रहेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक साल ख़त्म नहीं होगा तो वो अगले साल जाएगा, अगले साल ख़त्म नहीं होगा तो वो अगले साल जाएगा, अगले साल भी ख़त्म नहीं होगा तो वो अगले साल जाएगा। उस हिसाब से जैसे हर मुस्लिम कम्युनिटी करोड़पति हो सकती है वक्फ की बुनियाद पे, उसी तरीके से हर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का भी घर जो हो सकता है करोड़पति हो सकता है SC/ST सब प्लान की बेसिस पे। ये हमारा एक जॉइंट आंदोलन शुरू होगा। 46% हैं हम माइनॉरिटीज़, SC/ST और माइनॉरिटीज़ मिला के, और OBC के भाई जो हैं कोल से पाटिल साहब मुझसे बेहतर बताएंगे, वो शूद्र होते हैं, हमारे साथ हैं तो हमारे बराबर के भाई हैं, हमारे सर आंखों पे। और अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे शूद्र हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये है देश के 90% लोगों को एक तरफ करके संविधान, कानून, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए फॉर्मूला। अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से दिल से तो हाथ उठा के समर्थन करें। और मैं आपसे फिर इजाज़त लूँगा। हमारा कायद नेता वही है जो गिरफ्तारी देने के लिए लाठी खाने के लिए तैयार है, वरना कोई नेता नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब फी अमान अल्लाह।